डियर स्टूडेंट्स, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्था जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बनाई गई है, उसके एक महत्वपूर्ण अंग आर्थिक तथा सामाजिक परिषद पर कुछ चर्चा करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक और सामाजिक परिषद इस धारणा पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर ही निर्भर नहीं होती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और उनसे संबंधित अन्य समस्याओं के संबंध में प्रभावपूर्ण कार्यवाही पर भी निर्भर करती है। राजनीतिक स्थिरता के अतिरिक्त सामाजिक स्थिरता और आर्थिक संतोष भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आर्थिक और सामाजिक परिषद के पीछे क्या धारणा है? ये धारणा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए राजनीतिक विवादों का समाधान तो ठीक है, होना चाहिए, किंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और उनसे संबंधित अन्य समस्याएं हैं, उनका समाधान पर भी अंतर्राष्ट्रीय शांति आधारित है। अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद की संरचना पर। जब ये परिषद बनाई गई थी, प्रारंभ में इसमें 18 सदस्य होते थे, किंतु इसमें संशोधन किया गया था। पहले 1966 में संशोधन किया, जिसमें 18 से बढ़ाकर 27 इसकी सदस्य संख्या कर दी गई, और तत्पश्चात 1973 में एक संशोधन किया गया। तब से आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 हो गई है। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 54 है, 54। आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए कोई स्थायी सदस्यता का उपबंध नहीं है, किंतु व्यवहार में तथाकथित जो 5 बड़े सदस्य हैं, वे निर्वाचित हो जाते हैं। यह एक स्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते रहते हैं और प्रत्येक सदस्य की अवधि 3 वर्ष होती। कितनी होती है? 3 वर्ष। परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य तुरंत पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। कितने प्रतिनिधि होते हैं? 1। अब हम चर्चा करेंगे इसकी जो आर्थिक और सामाजिक परिषद की मतदान प्रक्रिया, उसमें जो मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस पर चर्चा करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग हैं, उनकी भांति ही आर्थिक और सामाजिक परिषद में प्रत्येक निर्वाचित राज्य का केवल एक सदस्य बैठकों में भाग ले सकता है। इसमें जो निर्णय किए जाते हैं, वे उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किए जाते हैं। जब ये आर्थिक और सामाजिक परिषद किसी विशेष राज्य के विषय पर विचार विनिमय करने बैठती है, तो उस राज्य के प्रतिनिधि को आमंत्रित करती है, किंतु ऐसे आमंत्रित प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होता। अपने ही सदस्य राज्यों में से एक सदस्य आर्थिक और सामाजिक परिषद का सभापति निर्वाचित होता है। अब चर्चा करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र के बारे में। आर्थिक और सामाजिक परिषद हर वर्ष 5 सप्ताह का एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित करती है। इन सत्रों का बारी बारी न्यूयॉर्क और जेनेवा में आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह न्यूयॉर्क में
2 संगठनात्मक सत्रों का भी आयोजन करती है। मुख्य सत्र के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की जाती है। इस बैठक में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस परिषद का पूरे वर्ष के दौरान चलने वाला कार्य इसकी जो सहायक संस्थाएं हैं उनके द्वारा यानी आयोगों और समितियों के द्वारा किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद की कार्य और शक्तियों पर। आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा संबंधित मामलों पर अध्ययन कर सकती है और इन विषयों पर महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों तथा जो उसकी विशिष्ट एजेंसियां हैं उनको रिपोर्ट दे सकती है। यह आर्थिक और सामाजिक परिषद मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर तथा लागू करने के लिए अपनी संस्तुति दे सकती है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों पर संबंधित मामलों पर सम्मेलन बुला सकती है। यह अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित जो अभिशमों के आलेख हैं वो महासभा को भेज सकती है। यह परिषद सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर सुरक्षा परिषद को सूचनाएं प्रेषित कर सकती है और महासभा के अनुमोदन से आर्थिक और सामाजिक परिषद सदस्यों तथा विशिष्ट एजेंसियों की प्रार्थना पर सेवाएं अर्पित कर सकती है। इस प्रकार यह जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अभिकरण हैं, एजेंसियां हैं, उनकी गतिविधियों में भी यह समन्वय करती है और महासभा की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में भी वो ऐसे कार्य कर सकती है जो उसकी अधिकारिता में आते हैं। यह आर्थिक और सामाजिक परिषद गरीबों, घायलों और अशिक्षितों की सेवा करके विश्व शांति की स्थापना में अपना सहयोग करती है और लोगों के जीवन में सुधार लाने का प्रयत्न करती है। अब अगर हम आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि इस आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अनेक क्षेत्रों में सराहनीय काम किया है। इसकी विभिन्न समितियां उनके तत्वावधान में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों को कई बार तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई है। मानवीय अधिकारों की घोषणा भी इसकी प्रमुख सफलताओं में से एक है। इसके अतिरिक्त इसने विश्व को अभाव, दरिद्रता, रोग और निरक्षरता से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। इसने 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा और 1952 के महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित सम्मेलन द्वारा मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति अपार जनजागृति पैदा करने का प्रयास किया है। इसने अनेक आर्थिक और सामाजिक विषयों पर कार्य करके मानव जाति को सुखी जीवन प्रदान करने की दिशा में कार्य किया है। पिछड़ी जो मानव जाति है, अविकसित है, उसके लिए, उसके उन्नति के लिए, उसकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अपना विशेष योगदान दिया है। इस प्रकार यह
परिषद मानवता के कल्याण का कार्य करती है और गरीबों, घायलों, अशिक्षितों की सहायता करती है और लोगों का जीवन सुधारने का कार्य करती है, जीवन में सुधार करने का प्रयत्न करती है और इस प्रकार इसने विश्व शांति में अपना योगदान दिया है। धन्यवाद।